तो नमस्कार दोस्तों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक और नए टॉपिक के साथ मैं ऋषभ पांडे आप सभी के समक्ष। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए। अब आगे हमारा आता है इसमें रिलेटिविस्टिक मास। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स के मास होते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट के मास होते हैं, क्या होते हैं? मास, यानी कि द्रव्यमान, जिसको हम लोग m से दिखाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पॉइंट से, और अगर ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है या फिर रुका हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है, तब इसका मास यहाँ से देखने पर क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर को m ही दिखेगा। लेकिन जब स्पेशल रिलेटिविटी की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्पेशल रिलेटिविटी की। और स्पेशल रिलेटिविटी कब आता है? जब चीज़ों की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाती है, तब क्या होता है? तब ये जो m है, m ही नहीं रहेगा। जैसे अभी हमने इसके पहले के टॉपिक्स में क्या पढ़ा था? लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो हमें टाइम में चेंजिंग देखने को मिलता है। कोई इवेंट होता है, उसके लेंथ में, ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंजिंग हमें दिखता है। तो इसी प्रकार जो मास होता है, हमें उसमें भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? जब पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी। किसके करीब होगी? स्पीड ऑफ लाइट के करीब होगी, यानी कि c के करीब होगी। तो देखिए, अगर ये धीरे चल रहा है, अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम है, तब तो ये हमारा ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाएगा, यानी कि स्पीड बहुत ही कम है। लेकिन जब स्पेशल रिलेटिविटी में जाएंगे, यानी कि इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ से अगर इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें m नहीं दिखेगा, ठीक है। तब देखिए, तब ये तो हमारा क्लासिकल केस हो गया। लेकिन जब हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी में आते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी, तब क्या होता है? तब जो ऑब्जेक्ट्स का जो रेस्ट मास होता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो उसका रेस्ट मास m0 होता है, ठीक है। उसको हम लोग m0 से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा रेस्ट मास ऑब्जेक्ट का या फिर पार्टिकल का। इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर रुका हुआ है तो उसका मास रेस्ट मास होता है, m0 से डिनोट करते हैं, यानी कि रियल मास जो भी ऑब्जेक्ट का है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल किसी वेलोसिटी v, जो कि लगभग करीब है किसके? c के, ठीक है, c के बराबर नहीं है, c के करीब है, यानी c से थोड़ा ही कम है, यानी कि वेलोसिटी बहुत तेज़ हो गई, तब जो m0 है वो यहाँ से ऑब्जर्व करने में m0 नहीं रह जाता। m0 क्या हो जाता है? हमें कैसा दिखेगा इसका मास? ठीक है। तब जब हम यहाँ से अगर इस पार्टिकल के मास को देखेंगे तो हमें मास m दिखेगा, जिसकी वैल्यू होगी m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। इस इक्वेशन को देखने से हमें क्या लग रहा है? हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा m0 है, यानी कि जो इस पार्टिकल का हमारा रियल मास था, वो चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है? इसकी वेलोसिटी v के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि v जो है इसके फॉर्मूले में आ रहा है। तो हमारा ये होता है रिलेटिविस्टिक मास। यानी कि अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका मास m0 है, जो कि रियल मास है। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है तो जो हम रेस्ट से ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल के मास को, वो m0 नहीं रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा? वो m बन जाएगा, जो कि इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। और ये क्या होगा? v के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, यानी कि v वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रियल में तो m0 ही है, लेकिन यहाँ से रेस्ट से ऑब्जर्व करने पर बस ऐसा हमें दिखेगा। ये हो गया। एक चीज़ और इसमें है, जो m0 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का जो रियल मास है वो हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है। उसका रियल मास है, फिर जो रेस्ट मास है वो उतना ही रहेगा। रेस्ट मास का मतलब क्या है? कि जब पार्टिकल रेस्ट पर है तब हमें उसे देखने पर क्या मास दिख रहा है, तो वो तो हमेशा उतना ही रहेगा। लेकिन जब वो चलने लगेगा तब उसका जो मूविंग मास हो जाएगा वो चेंज होगा, वो रेस्ट मास अपॉन इतना ये हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है इस टॉपिक में? इसी का डेरिवेशन करना है। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, लेकिन जैसे जैसे आपको स्टेप बताएंगे ठीक वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, आराम से डेरिवेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और
हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूले में v की वैल्यू चेंज करने पर क्या क्या हमें चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन। टॉपिक है हमारा रिलेटिविस्टिक मास। इसका टॉपिक दूसरा भी हो सकता है वेरिएशन ऑफ मास, हम लोग कहते हैं विद वेलोसिटी, यानी कि किसी पार्टिकल के मास में वेलोसिटी के साथ क्या चेंजिंग आती है। तो हम लोग शुरू इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग को एक मूविंग फ्रेम कंसीडर करना होगा और एक रेस्ट फ्रेम कंसीडर करना होगा, जो कि हम लोग हर एक डेरिवेशन में करते आए हैं, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं होगी। लेट अस कंसीडर अ मूविंग फ्रेम एस डैश। ठीक है, हमने एक एस डैश मूविंग फ्रेम एज्यूम किया, मूविंग विद वेलोसिटी v इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ठीक है, in which two particles of masses m1 and m2 are moving with velocities u1 dash and u2 dash। अब फ्रेम हमारा s डैश है, इसके अंदर हमने एज्यूम किया कि हमारे पास दो मास हैं m1 और m2, इनकी वेलोसिटीज u1 डैश है किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में, और m2 की वेलोसिटी कितनी है, u2 डैश है। लेकिन वो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इनकी वेलोसिटी सेम है, लेकिन देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि u1 डैश और u2 डैश सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी कि m1 ऐसे आ रहा है तो m2 ऐसे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम u1 डैश को u डैश नाम दे दें तो u2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस u डैश हो जाएगी, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसका माइनस डायरेक्शन हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप सोचिए एक पार्टिकल वेलोसिटीज़ किसी वेलोसिटी v से ऐसे आ रहा है, दूसरा पार्टिकल उसी वेलोसिटी v नहीं u डैश है, दूसरा पार्टिकल उसी वेलोसिटी u डैश से इधर आ रहा है, माइनस डायरेक्शन में आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद दोनों क्या होंगे, कॉलिजन होंगे, दोनों टक्कर खाएंगे, यानी कि दोनों टकराएंगे। तो कहा गया कि आफ्टर कॉलिजन दे कम टू रेस्ट, दोनों ऐसे टकरा जाते हैं, जब दोनों में टक्कर होता है दोनों रेस्ट में आ जाते हैं। किसके, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जो कि फ्रेम v से मूव कर रहा है, इस फ्रेम के अंदर से ये सब देखा जा रहा है, तब ये भी बात हो रही है। ठीक है, u1 डैश बराबर u डैश से ये आ रहा था, ये माइनस u डैश से आ रहा था, फिर कुछ टाइम बाद दोनों ऐसे टक्कर खाते हैं और दोनों रेस्ट में आ जाते हैं, और इनकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में आ गए। लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे, किसी रेस्ट फ्रेम से देखेंगे, तो हमें इनकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, ये v से चलती हुई दिखेगी, क्योंकि ये पूरा फ्रेम ही v से चल रहा है ना, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें रेस्ट में रहेंगी वो भी हमें v से चलती हुई दिखेंगी। तो इसलिए पहले इस फ्रेम की बात कर दिया हमने, आफ्टर कॉलिजन दे कम टू रेस्ट, वो क्या हुए, टकरा कर रेस्ट में आ गए। अब आगे देखिए, द होल इवेंट इज़ ऑब्जर्व्ड बाई एन ऑब्जर्वर फ्रॉम फ्रेम s। इस पूरे इवेंट को, जितना हमने अभी तक बात किया, इसको ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेम s से, जो कि रेस्ट पर है, रुका हुआ है। ठीक है, अब फ्रेम s जो है रिलेटिव टू विच, फ्रेम s के रिस्पेक्ट में द स्पीड ऑफ बोथ पार्टिकल्स बिफोर कॉलिजन। अब आप एक बात बताइए, अगर ये जो m1 और m2 पार्टिकल थे कॉलिजन के पहले, यानी कि टक्कर के पहले, इनकी वेलोसिटीज़ u1 डैश और u2 डैश थी फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में, तो फ्रेम s के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, u1 और u2 हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में। तो कहाँ गया, फ्रेम s विच द स्पीड ऑफ लाइट पार्टिकल्स बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले फ्रेम s के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटीज़ u1 और u2 हो जाएंगी, क्योंकि ये फ्रेम s है, फ्रेम s डैश है, तो फ्रेम s में u1 और u2 यहाँ से ऑब्जर्व करने पर हमें ऐसा दिखेगा। एंड आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद स्पीड ऑफ फ्रेम, जो इन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड होंगी या फिर वेलोसिटी होंगी, वो हो जाएंगी फ्रेम s डैश की वेलोसिटी के बराबर हो जाएंगी, यानी कि v के बराबर हो जाएंगी। ये कैसे हुआ, अभी पहले हमने अभी आपको बताया। अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें, इस फ्रेम के अंदर से देखें, ये v वेलोसिटी, जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है, तो m1 m2 की शुरू में वेलोसिटीज़ u डैश और माइनस u डैश थी, दोनों टकराए, दोनों रुक गए इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो क्या होगा, अगर ये रुके हुए हैं इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अगर हम लोग इसी पूरे घटना को बाहर से देखेंगे तो ये रुके हुए हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये फ्रेम ही v से चल रहा है, इसलिए हमें ये दोनों पार्टिकल भी v से चलते हुए दिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है,
अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आप लोगों ने 11th क्लास में 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे, यहाँ पर हमें वही अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यानी कि फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है इन दोनों मासेस पर। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि कॉलिजन के पहले किन्हीं दो, अगर कोई दो मासेस हैं, दो पार्टिकल्स हैं, उनका टोटल मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल टू उनका टोटल मोमेंटम कॉलिजन के बाद, यानी कॉलिजन के पहले उनका टोटल मोमेंटम बराबर होगा कॉलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के। और ठीक है, तो कॉलिजन के पहले इनका टोटल मोमेंटम क्या था, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में बात होगी। तो m1 का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1, क्यों? क्योंकि u1 डैश इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमने u1 माना, इसकी वेलोसिटी u2 एज्यूम किया। तो कॉलिजन के पहले फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल m1 का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी, प्लस m2 का क्या हो जाएगा मोमेंटम, m2 u2 बराबर कॉलिजन के बाद। अब देखिए कॉलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में तो रुक गए, लेकिन हम फ्रेम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमने ये अप्लाई किया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये दोनों मास v से चलने लगे थे, तो इसलिए पहले पार्टिकल का मास m1v प्लस दूसरे पार्टिकल का मास m2v। अब आगे देखिए, ऑल्सो बाय वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हमने पहले इसके पढ़ा था, उसमें क्या कहा जाता है कि जो u1 है हमारा, u1 यानी कि ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी और u1 डैश रियल वेलोसिटी जो होता है, हम उसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। क्या? कोई पार्टिकल अगर है मूविंग फ्रेम में चल रहा है वेलोसिटी u डैश से, तो हम u डैश को u के टर्म में यानी कि ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी के टर्म में और u को u डैश के टर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। किससे? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। u1 बराबर u डैश, देखिए u1 बराबर वहाँ पर क्या होता था, हम वहाँ पे ux यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे तीनों डायरेक्शन की बात करनी रहती थी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में z डायरेक्शन। तो यहाँ पर y और z की तो बात हो नहीं रही है, x डायरेक्शन में पार्टिकल हमारे चल रहा है, तो हम सीधे उसको क्या दे देंगे, u1 नाम दे देंगे। u1x u1y ये सब नाम नहीं देंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया है कि जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहे हैं। तब देखिए u1 बराबर u1 डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u1 डैश v बाई सी स्क्वायर, ये हमारा होता था। लेकिन u1 डैश की वैल्यू u डैश है, इसलिए हमने u डैश से रिप्लेस कर दिया। इसी प्रकार u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u2 बराबर u2 डैश प्लस v 1 माइनस u2 डैश v बाई सी स्क्वायर। लेकिन u2 डैश की वैल्यू क्या है, माइनस u डैश है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस u डैश। ये हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया, ये इक्वेशन 1, 2 और 3। अब आगे देखिए, अगर हम u1 और u2 की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 से उठा करके इक्वेशन 1 में रख दें, तब हमें क्या मिलेगा, यानी हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ u1 एंड u2 इन इक्वेशन 1। u1 u2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो m1 और u1 की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा, प्लस m2 u2 की वैल्यू हमारा यहाँ से ये रख देंगे बराबर m1v प्लस m2v। ये इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, जो m1 का टर्म है उसको एक तरफ कर लीजिए, जो m2 का टर्म है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो m1, अगर हम m1v को इधर ला देंगे तो m1 हमारा कॉमन में आ जाएगा, तो m1 कॉमन हो जाएगा, इधर हमारा u डैश प्लस v 1 प्लस u डैश v बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये इधर आकर माइनस रहेगा, माइनस बचेगा v बराबर m2। ठीक है, ये चीज़ हमारा इधर जाएगा, हमारा इधर बचेगा m2v माइनस ये वाला टर्म, तो m2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे और v बचेगा माइनस ये वाला टर्म। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के। m1 अगर इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर अगर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर यू डैश प्लस वी और v को इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमारा ये आ गया। इसी प्रकार बराबर u माइनस इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, और ये चीज़ यहाँ पर v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा और बराबर ये। अब देखिए
अब क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसका ये टर्म और ये वाला टर्म, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो क्या हमें मिल जाएगा m1/m2, यहाँ से क्या मिल जाएगा m1 और m2 को इधर ला लेंगे, m1/m2 बराबर ये टर्म ऊपर चल जाएगा और ये नीचे रहेगा। अब आगे देखिए, तो हमें वहाँ से मिल जाएगा m1/m2 बराबर 1 + u-v/c² अपॉन 1 - u-v/c²। इसे आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। ये अभी आगे हमारा काम आने वाला है। तो अब यहाँ पर हमें एक ट्रिक लगाना है, चाहे आप इसे ट्रिक कह दीजिए चाहे कर दीजिए, एक हमें ऑपरेशन लगाना है। इसे आपको याद रखना होगा, आपका पूरा डेरिवेशन एकदम आराम से हो जाएगा। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। आप क्या कीजिए कि 1 - इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर अपॉन c²। आपका इक्वेशन 2 क्या था, ये आपका u1 वाला वैल्यू था, और इक्वेशन 3 क्या था, u2 वाला वैल्यू था। आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि 1 - इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए अपॉन c² कर दीजिए, और उसको डिवाइड किससे करना है, 1 - इक्वेशन 3 का होल स्क्वायर अपॉन c²। ठीक है, ये अपॉन जो लगा है सिर्फ इक्वेशन 2 के साथ लगा है और ये 3 के साथ लगा है। ये आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो पहले हम लोग 1 - इक्वेशन 2 का स्क्वायर अपॉन c² ये निकालते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 - इक्वेशन 2 क्या था हमारा, u1 था। ठीक है, तो इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर यानी कि u1 का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर बराबर, अब हमने जो काम LHS में किया है वही काम हम RHS में भी करेंगे। तो 1 - 1/c² हो जाएगा। ठीक है, 1/c², और क्या था, इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर था, तो हमने इक्वेशन 2 के RHS पार्ट का होल स्क्वायर किया और अपॉन c², चाहे हम c² यहाँ पर पूरा नीचे लिखें चाहे हम 1/c² यहाँ पर लिख दें। अब आगे हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है आगे। तो 1 - c² को हमने भेज दिया ऊपर वाले के साथ। ठीक है, तो c² को हमने ऊपर भेज दिया, तो u' + v/c हो गया, इसका हमने होल स्क्वायर लिख दिया, और अपॉन में 1 + u' का होल स्क्वायर, ये हमारा बच गया। अब आगे देखिए, अब इसका आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 + u' का होल स्क्वायर, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ये आ जाएगा माइनस, इसको एच से यहाँ पर लिखा जाएगा u' + v/c, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि आप दोनों होल स्क्वायर को खोल दीजिए, ये आ जाएगा 1 + a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, और माइनस a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर मोटा मोटा आपका 1 - u1² की वैल्यू आ जाएगी इतनी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इतना पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये इसको निकालना है 1 - इक्वेशन 3 का होल स्क्वायर/c²। ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ कोई नहीं है, बस ऑपरेशन किया गया है, उस पर हमने कुछ चीज़ें लगाई हैं कि हमें स्क्वायर करके ये सब करने हैं। तो इसी प्रकार देखिए, ये आप ट्रिक से निकालेंगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने 1 - u1² की वैल्यू इतनी निकाल दी है, तो क्या आप 1 - u2² के लिए भी ये सब करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, क्या u1 की वैल्यू में और u2 की वैल्यू में चेंजिंग क्या है, चेंजिंग बस इस बात का है कि u' के जगह पर हो गया है -u', बाकी सब चीज़ें सेम है, u' के जगह हो गया है -u'। तो क्या हम 1 - u1²/c² अगर हमें मिल गया तो क्या हम 1 - u2²/c² निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप क्या कर दीजिए, u1 के जगह u' के जगह क्या कर दीजिए, -u' कर दीजिए, तो आपको 1 - u2²/c² की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर u' है वहाँ -u' कर दीजिए, तो 1 + u' का स्क्वायर, अगर हम -u' का स्क्वायर करेंगे तो हमें u' का स्क्वायर मिल जाएगा, फिर v²/c⁴ हमें ये मिल गया, फिर 2u' यानी u' की जगह -u' करना है तो ये माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस u' का स्क्वायर, तो u' का स्क्वायर करें चाहे -u' का स्क्वायर करें हमें वही प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, इसलिए वही हुआ है। फिर माइनस ये उधर जाएगा, फिर प्लस, यहाँ पर देखिए u' की जगह -u' करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए
हमें मिल गया है 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और हमें मिल गया है 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमें क्या करना था, 1 माइनस इक्वेशन 2 का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इक्वेशन 3 का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर वही काम किया है, 1 माइनस इक्वेशन 1 का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इक्वेशन 2 जो हमारा, सॉरी 1 2 नहीं, इक्वेशन 2 और 3 है, अपॉन इक्वेशन 3 का होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए क्या आपका ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, ये जो ऊपर का पूरा टर्म है और ये जो टर्म है क्या ये सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा आगे और सॉल्व कीजिए तो क्या अगर हम इसको इधर लिख लें और इसको उधर कर दें तो 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाकर ये जो स्क्वायर है रूट में आ जाएगा, तो इसीलिए इसको हमने जब इधर लिखा तो ये पूरा रूट में आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, इसको आप पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट में, इसी को इसको भी हमने यहाँ पर पलट दिया है, तो हमारा ये आ गया इक्वेशन 5। अब देखिए जो अभी हमने इक्वेशन 4 निकाला था, m1 बाई m2 की वैल्यू इतनी थी, और आप इक्वेशन 5 को देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, इतनी है। अगर हम इक्वेशन 4 और 5 को ध्यान से देखें, इन दोनों को साथ में अप्लाई करना चाहें तो देखिए इक्वेशन 4 की RHS वैल्यू और इक्वेशन 5 की LHS वैल्यू सेम है, तो क्या हम m1 बाई m2 और इस वैल्यू को सेम लिख सकते हैं? हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 4 और 5 से हमें क्या मिलता है कि m1 बाई m2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये मिल गया। यानी कि इससे हमें आगे क्या मिलेगा, m1 अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर m2 अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को देखने पर हमें क्या मिलता है, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर मूविंग फ्रेम पर कोई दो मास हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, u1 और u2 हैं। फिर से समझिए, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूविंग फ्रेम पर दो मास रखे हुए हैं m1 m2, और m1 m2 की अपनी अपनी कोई दो वेलोसिटीज़ है, यहाँ पर हमने u1 और u2 माना है। तो हमेशा ये जो रिलेशन होगा वो वैलिड होगा, यानी कि पहला मास अंडर रूट 1 माइनस उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर m2, यानी दूसरा मास अंडर रूट 1 माइनस उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये किन्हीं भी दो मासेस के लिए ये वाला रिलेशन हमारा हमेशा अप्लाई होगा। अगर हम एक तीसरा मास ले लें तो m3 अंडर रूट 1 माइनस उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसी प्रकार चौथा मास ले लें, यानी कि अगर हम कोई ऑब्जर्वर है वो मूविंग फ्रेम पर किन्हीं भी दो या फिर कितने भी मासेस को देख रहा है या फिर उनकी वेलोसिटीज़ के साथ, तो हमेशा ये रिलेशन अप्लाई होगा और ये हमेशा इतना ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम m1 m2 को, अगर हम m को चेंज कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, तो हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है, हमें हमेशा इक्वेशन बराबर देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ से ये हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम कोई भी मास ले लें, ठीक है, m ले लें और अंडर रूट कोई मास m ले लें और अंडर रूट 1 माइनस उसकी वेलोसिटी के साथ हम ये रिलेशन लिखें, तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों हमने किया, देखिए यहाँ पर हमने दो मासेस लिया और उनकी वेलोसिटी के साथ हमने ये रिलेशन लिखा, तो हमें क्या लिखा, बराबर दोनों देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई भी मास लें और अंडर रूट उसकी वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन लिखें तो हमें हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो आपके एग्ज़ाम में एक तो यहाँ तक को प्रूफ करने को आता है, ठीक है, इतना प्रूफ करने के लिए भी आता है। और इसके आगे क्या पूछता है कि आप वो वेरिएशन ऑफ मास वाला फॉर्मूला डिराइव कीजिए, यानी कि क्या, m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आप इसको डिराइव कीजिए। तो ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा तो हमें इसके आगे बस थोड़ा सा 2-3 लाइन का काम करना है, आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, एम नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है, एम क्या है, उसका मूविंग मास है, और वी क्या है, जो उसका मूविंग मास है, यानी पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी मूविंग वेलोसिटी हो गई, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें आगे क्या करना है, हमें क्या देखने को मिला था कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी मूविंग फ्रेम पर दो पार्टिकल्स यानी दो मास को देख रहा है तो उसे क्या दिखेगा, पहला मास अंडर रूट उसकी वेलोसिटी के साथ का ये वाला रिलेशन बराबर दूसरा मास अंडर रूट 1 माइनस उसकी वेलोसिटी के साथ का ये रिलेशन हमेशा क्या दिखेगा, बराबर दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ एज्यूम कर लें कि नाउ सपोज अ पार्टिकल, एक हम पार्टिकल एज्यूम करें हुज रेस्ट मास इज़ एम नॉट, जिसका रेस्ट मास क्या है, एम नॉट है, एंड मूविंग मास इज़ एम। कोई पार्टिकल हमने सपोज किया जिसका रेस्ट मास एम नॉट है और अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मास एम हो जा रहा है, हमने अपने से मान लिया है। और हम आगे क्या मान लेते हैं कि मास एम नॉट इज़ केप्ट एट रेस्ट ऑन फ्रेम एस, जो मास एम नॉट है वो ऑब्जर्वर के फ्रेम पर रखा हुआ है, और मास एम क्या है, वो रेस्ट में रखा हुआ है, मूविंग फ्रेम पर रखा हुआ है। तो अगर हम कुल मिला करके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें क्या दिखेगा, हमने क्या माना कि मास एम नॉट यहाँ पर रखा हुआ है फ्रेम एस पर, और मास एम कहाँ रखा हुआ है, फ्रेम एस है जो कि वी से मूव कर रहा है। तो हमें ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सारा चीज़ निकालना है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इस वाले अगर फॉर्मूले में देखें तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा। जो मास यहाँ पर रखा हुआ है जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में m नॉट है यानी रेस्ट में है, और जो मास इस फ्रेम पर रेस्ट में रखा है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में m हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वाला मास मूव कर रहा है। तो m2 बराबर हो जाएगा m, और u1 बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट की बात हो रही, तो पहला यानी कि m1 की वेलोसिटी यानी कि m नॉट की वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, तो u1 बराबर 0, और u2 बराबर यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, अपने फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर है, लेकिन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये फ्रेम ही पूरा हमारा वी से मूव कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो इस मास की वेलोसिटी होगी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी वी। तो अगर हम इन सभी को किस में अप्लाई कर दें, इस वाले इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन 6 हमने नाम दिया था, तो यूजिंग इक्वेशन 6 तो हमें क्या मिलेगा, m नॉट अंडर रूट 1 माइनस 0 बाई सी स्क्वायर बराबर m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m बराबर m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आपका आ गया रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, बहुत ही तेज़ वेलोसिटी है, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब है, तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट से उसको ऑब्जर्व करेगा उसको, और जो मास मूव कर रहा था उसका रेस्ट मास पहले m नॉट था, ठीक है, जब ये रुका हुआ था तो इसका मास m नॉट है, और जब वो बहुत तेज़ लेकिन मूव कर रहा है तो रेस्ट से जो ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करेगा उसको जो मास m नॉट नहीं दिखेगा, बल्कि इस फैक्टर में उसको मास दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका रेस्ट मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होगा। अब आगे देखिए कि रेस्ट मास और मूविंग मास में रिलेशन क्या है। अगर हमसे ये पूछ लेता है तो हम लोग क्या बताएंगे, सिंस हम लोग जानते हैं जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर होता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा क्यों होता है, क्योंकि जो मास की मूविंग वेलोसिटी होती है v होती है, ये c से हमेशा छोटी होती है, c के बराबर या c से बड़ी हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से पार्टिकल चल नहीं सकते। एक फोटोन होता है जो वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, उसके अलावा c तक कोई पार्टिकल पहुंच ही नहीं पाया है अभी तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये v की वैल्यू हमेशा c से कम होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 में माइनस किया गया है। ये वैल्यू क्या होगी, पहले देखिए v क्या है, c से कम है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो
तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आ जाएगी, सिर्फ ये इतनी वैल्यू। और 1 माइनस 1 में जब हम 1 से छोटी चीज़ माइनस करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो 1 से छोटा आ जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। तो अगर हम इसमें अप्लाई कर देंगे, ये 1 से छोटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटी चीज़ का डिवाइड दे रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज़ में 1 से छोटी चीज़ का डिवाइड देते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो 1 से बड़ा आता है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा जो आएगा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहीं पर देख लीजिए क्या है, m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या है, बराबर है m नॉट के, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर है m नॉट बाई m के। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, m नॉट बाई m बराबर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू 1 से छोटी है और ये वैल्यू इससे छोटी है, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, ये भी 1 से छोटी हो गई। तो हो जाएगा m नॉट बाई m छोटा है 1 से, और यहाँ से हमारा आ जाएगा m नॉट छोटा है m से, यानी कि m क्या है, m बड़ा है m नॉट से, यानी कि रिलेटिविस्टिक मास रेस्ट मास से हमेशा बड़ा होगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर पार्टिकल बहुत तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमें रेस्ट से ऑब्जर्व करने पर हमें पार्टिकल का मास ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, उसका रेस्ट मास जितना था उससे ज़्यादा दिखेगा। तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, 10 रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल इज़ ग्रेटर दैन रेस्ट मास। तो ये हमारा यहाँ से इसका डेरिवेशन पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये शो कीजिए कि क्या कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के से तेज़ चल सकता है, नहीं चल सकता। इसको हमें प्रूफ करना रहता है। हमें क्या प्रूफ करना रहता है कि नॉट अ सिंगल पार्टिकल कैन मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। हमें ये प्रूफ करना रहता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मास अप्लाई करें, m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर कोई पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m नॉट था और उसका मूविंग मास m है, अगर वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल दिया तब क्या होगा, यानी कि अगर v बराबर v बराबर c हो गया तब m बराबर हमारा क्या आ जाएगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0, m नॉट बाई 0, m बराबर अनडिटरमाइन। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है स्पीड ऑफ लाइट से चल दिया तो उसका मूविंग मास अनडिटरमाइन हो जाएगा, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। अगर v बराबर c पर ही अनडिटरमाइन हो जा रहा है तो v ग्रेटर दैन c पर क्या हो जाएगा, ये इमेजनरी में चला जाएगा, ठीक है। अगर v ग्रेटर दैन c हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी और ये पूरा हमारा जो मास है उसका इमेजनरी में चला जाएगा, रियल मास रहेगा ही नहीं। इसलिए पार्टिकल क्या होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ नहीं चल सकते हैं। एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगर उसी को हम लोग ऐसे लिख लें, m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर m नॉट, तब क्या होगा, m अंडर रूट 1 माइनस, अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर m नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, m इंटू 0 हो जाएगा बराबर m नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, m नॉट बराबर 0। यानी कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो उसका रेस्ट मास 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल है ही नहीं, अभी तक खोजा ही नहीं गया है। मात्र एक पार्टिकल जिसका नाम है फोटोन। फोटोन जो होता है इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। फोटोन क्या होते हैं, लाइट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। तो जो हमारे फोटोन होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं,
इसीलिए उनका रेस्ट मास 0 होता है। इसके अलावा और कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि उसका जो रेस्ट मास होगा 0 होना चाहिए और इसलिए ऐसा होता है। तो आपका ये जो रिलेटिविस्टिक मास था, ये टॉपिक, ये आपका बहुत ही अच्छे से आपने सीख लिया है। 3 से 4 बार अपने से बिना देखे डेरिवेशन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने से कर लेंगे। जितना हमने स्टेप बताया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक इसी को फॉलो कीजिएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।